हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लंबाई में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लंबाई में संकुचन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, उसी से मैं आपको समझाऊंगी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक हमारा फ्रेम एस है और एक हमारा फ्रेम एस डैश है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा फ्रेम एस है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है और फ्रेम एस डैश का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओ डैश है। तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि जो हमारा पहला फ्रेम है एस, वह विराम अवस्था में है, लेकिन उसके लिए हमने एक रॉड लिया है जो कि गति अवस्था में है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा फ्रेम क्या है, एस डैश है, जो कि गति अवस्था में है और इसके लिए जो हम रॉड लिए हैं वो भी क्या है, गति अवस्था में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम फ्रेम एस के लिए निकालेंगे। यदि हम ऐसा मानते हैं कि फ्रेम एस में किसी क्षण टी पर छड़ के सिरों में जो निर्देशांक है वो x1 व x2 है, तो इस छड़ की लंबाई क्या होगी, इसी को हमें निकालना है। तो हम फ्रेम एस के लिए छड़ की लंबाई निकालते हैं। तो हम फ्रेम एस के लिए छड़ की लंबाई निकालिए। उसी प्रकार हम फ्रेम एस डैश के लिए भी छड़ की लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो हमने रॉड लिया है उसके सिरों पे निर्देशांक क्या है, x1 डैश और x2 डैश। इसके लंबाई इन दोनों निर्देशांकों के बीच की जो लंबाई हो क्या है, L0। तो हम जैसे फ्रेम एस के लिए निकाले हैं वैसे फ्रेम एस डैश के लिए भी निकालते हैं। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है और जो हमारे फ्रेम एस डैश के लिए निकलेगा उसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों निकल गया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमने लॉरेंज रूपांतरण जो पढ़ा है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं। हमने लॉरेंज रूपांतरण में जो फॉर्मूला पढ़ा था वहाँ पे हम यहाँ मतलब देखे थे कि यहाँ पे जो होता था वो टी डैश होता था और यहाँ पे होता था वो टी होता था, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक्स में पढ़ रहे हैं, तो हम फॉर्मूला भी एक्स में ही लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाले x1 डैश के लिए, फिर x2 डैश के लिए। तो यहाँ पे x1 डैश है तो यहाँ पे x1 हो जाएगा और यहाँ पे x2 डैश है तो यहाँ पे x2 हो जाएगा। अब मैं इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है उसमें इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 को माइनस किया है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये x2, ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगा तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, x2 माइनस वी लिखे हैं, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा x1 और ये फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस वी लिखे हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा वी है और ये वी है ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर x2 माइनस x1। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू निकला, x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और x2 माइनस x1। अब आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इन दोनों का मान पहले से ही निकाल रखा है। x2 डैश माइनस x1 डैश का मान क्या था, ये L0, और x2 माइनस x1 का जो वैल्यू था वो क्या था, L था। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने मान पुट किया है, तो यहाँ पे L0 इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे L हो जाएगा। अब जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो L0 से छोटा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दिया है कि L स्मॉल, यहाँ पे जो हमारा L है वो L0 से बहुत छोटा है। तो हमने उसको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया, हमें यही चीज़ को प्रूफ करके दिखाना था तो हमने प्रूफ कर दिया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इसको देख के लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।